बात करेंगे सबसे पहले पेस्ट के बारे में। अभी तक हमने जितने भी बेसिक्स थे सब बेसिक्स को कवर कर लिया है और आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा क्रॉप पेस्ट के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आईपीएम के बारे में, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और हमने जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उन सब प्रैक्टिसेस को नोट कर लिया था। जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं सबको हमने डिस्कस कर लिया था, सारे फैक्ट्स को नोट कर लिया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था पॉलीफेगस पेस्ट, और पॉलीफेगस पेस्ट में बेसिकली जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि एफिड्स क्या होते हैं, थ्रिप्स क्या होते हैं, वाइट फ्लाइज क्या होती हैं, टर्माइट्स क्या होती हैं, क्या क्या उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारा हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सीरियल क्रॉप्स के पेस्ट के बारे में, स्पेसिफिकली इंसेक्ट पेस्ट की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने पहले कभी इंसेक्ट पेस्ट पढ़े हैं? हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी क्या आपने कभी इंसेक्ट पेस्ट पहले पढ़े हैं? कभी कोई नाम पढ़ा होगा, कुछ भी ऐसा है? कोई ऐसा जिसने पढ़ा हो कभी? बताओ बताओ, या कोई ऐसा जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है? बोलो बोलो बेटा, है कोई ऐसा? हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ गए हैं सब लोग क्लास में? ओके, सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इंसेक्ट पेस्ट के बारे में। तो मैं आपको पूछ रही थी कोई ऐसा जिसने पहले इंसेक्ट पेस्ट के बारे में पढ़ा हो कभी भी, या कोई नाम सुने हो आपने? किसी ने तो नाम सुना होगा बेटा, है कोई? शीतल, अंकुश, श्रद्धा, दीपिका, हाँ जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं बेटा सब? ओके। हम्म। हाँ जी, गुड मॉर्निंग था, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ गए हैं सब लोग? ओके, सो अब जब सबने ज्वाइन कर लिया है, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप में से किसी ने पहले राइस के इंसेक्ट पेस्ट के बारे में पढ़ा है, या कभी कोई नाम सुने हैं किसी ने, या कोई ऐसा भी है जो पहली बार ही नाम को पढ़ रहे हैं? हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। है बेटा कोई ऐसा जो पहला ही एनकाउंटर है जिसका इनके साथ, पहली बार ही नाम सुनेंगे? अच्छा, साइंटिफिक नेम कभी पढ़े हैं? अच्छा ठीक है, कॉमन नेम आपको पता है। चलिए ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं, बेसिक से बिल्कुल, कि क्रॉप पेस्ट में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, क्या क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना चाहिए, और किस तरह से हमें प्रोसीड करना चाहिए। ठीक है, शुरू से शुरू करेंगे। पहली बार है इसलिए आपको बता रही हूँ, इसके बाद में नहीं बताऊंगी, एक ही बार बताऊंगी, तो एक ही बार आप बहुत अच्छे से सोच लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे पढ़ना है। अच्छा, फर्स्ट टाइम वाले भी हैं, कोई बात नहीं, शुरू से A to Z बताऊंगी। चलो अभी पहले समझा देती हूँ, उसके बाद में शुरू करेंगे पेस्ट, तब बताती हूँ। देखो, अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट की, इसमें हम पढ़ते क्या है, क्रॉप कौन सी है, इंसेक्ट पेस्ट कौन सा, ये अप्लाइड पार्ट में आता है। ठीक है, अप्लाइड पार्ट में आता है। इसमें हम पढ़ते क्या है, क्रॉप कौन सी है, उसमें कौन सा इंसेक्ट पेस्ट आ रहा है, क्या उसका साइंटिफिक नेम है, कौन से ऑर्डर में वो आता है, डैमेज कौन कॉज करता है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। डैमेज कौन कॉज करता है, सिम्टम कैसे आते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, और ओवरऑल पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो अप्लाइड पार्ट में बेसिकली हम क्या क्या पढ़ते हैं? अप्लाइड पार्ट में एक तो हम पढ़ते हैं कि हमारे पास में कौन सा इंसेक्ट है, कौन सी क्रॉप है, क्रॉप में कौन से पेस्ट आ रहे हैं, कैसे उसका हम मैनेजमेंट करेंगे। चाहे आप फील्ड पेस्ट की बात कर लो, चाहे स्टोरेज में पेस्ट की बात कर लो, सभी पेस्ट की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, चाहे फील्ड के पेस्ट हो, चाहे स्टोरेज के पेस्ट हो। ठीक है, ये हमारा अप्लाइड पार्ट होता है। तो अप्लाइड पार्ट में जो क्वेश्चंस बनते हैं क्रॉप पेस्ट से, वो किस किस टाइप के बनते हैं, सुनना।
पहला क्वेश्चन बनता है सिंपल कि कौन सा पेस्ट कौन सी क्रॉप का इंपॉर्टेंट पेस्ट है या मेजर पेस्ट है। कौन सा पेस्ट कौन सी क्रॉप का मेजर पेस्ट है, पहला क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन कि कौन सी क्रॉप का, इसी को दूसरे तरीके से पूछा जाए, इनमें से इस क्रॉप का मेजर पेस्ट कौन सा है। ठीक है, क्रॉप में मेजर पेस्ट कौन सा आता है, पेस्ट की क्रॉप कौन सी है। इसी में पूछा जाता है कि क्रॉप का मोनोफेगस पेस्ट कौन है। इसको भी सेम तरीके से पूछा जाता है कि बताओ इसमें से कॉटन का मोनोफेगस पेस्ट कौन सा है, ये बताओ इसमें से कौन सा पेस्ट जो है इस लिस्ट में से मोनोफेगस पेस्ट है। ठीक है, 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए। क्रॉप कौन सी है, मेजर पेस्ट कौन सा है, मोनोफेगस पेस्ट कौन सा है, राइट। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आता है, साइंटिफिक नेम से। साइंटिफिक नेम में पूछा जाता है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि ये जो पेस्ट है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, या फिर कॉमन नेम दिया होगा और पूछा होगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, या साइंटिफिक नेम दिया होगा और पूछा होगा कॉमन नेम क्या है, या फिर एक और तरीका है कि साइंटिफिक नेम दिया होगा और पूछा होगा कि ये नाम किसके साथ में एसोसिएटेड है, या ये जो नाम है पेस्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं येलो स्टेम बोरर की, तो येलो स्टेम बोरर हमारा राइस का पेस्ट है, और जो आपका येलो स्टेम बोरर है वो राइस में आता है। तो पूछ सकते हैं कि बताओ येलो स्टेम बोरर किसका मेजर पेस्ट है, आप बोलोगे राइस, या राइस का इनमें से मेजर पेस्ट कौन सा है, येलो स्टेम बोरर। ठीक है, दूसरा पूछ लेंगे साइंटिफिक नेम क्या है येलो स्टेम बोरर का, तो आपने लिख दिया स्कर्पोफेगा इनसर्टुलस। फिर बोलेंगे कि स्कर्पोफेगा इनसर्टुलस इनमें से किसका मेजर पेस्ट है, या उसका कॉमन नेम क्या है। ठीक है, 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, एक डायरेक्ट नाम पे भी हो सकता है और एक कॉमन नाम पे भी हो सकता है। ठीक है, अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन कि जो आपने पेस्ट बताया है उसकी कोई इंपॉर्टेंट फैमिली है, उसका ऑर्डर क्या है, राइट। फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है। फैमिली सबकी नहीं पूछी जाती, कुछ ही स्पेसिफिक पेस्ट हैं जिनकी फैमिलीज पूछी जाती हैं। फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है। अगला क्वेश्चन, डैमेज के स्टेजेस कौन सी हैं। जैसे कई बार हम पढ़ते हैं ना एक्सेप्शंस, कि इसमें अडल्ट जो है वो हार्मलेस है, अडल्ट डैमेज नहीं करता, या कई बार हम पढ़ते हैं कि जो डैमेज है वो सिर्फ और सिर्फ अडल्ट करता है। तो ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं एक्सेप्शंस में कि डैमेज की स्टेजेस क्या हैं, निम्फ डैमेज करते हैं क्या, निम्फ और अडल्ट डैमेज करते हैं, या अगर बीटल है तो क्या बीटल के अडल्ट डैमेज करते हैं या ग्रब डैमेज करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैमेज स्टेज तक हो गया, इंसेक्ट के बारे में हो गया। अब अगला क्वेश्चन है सिम्टम्स से। अब सिम्टम्स कैसे पूछे जाते हैं, 2 तरीके से। एक तो आपको डायरेक्ट सिम्टम दे दिया गया और पूछा कि ये सिम्टम किसका सिम्टम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्राउन प्लांट हॉपर है, मैंने डायरेक्ट आपको बोला कि हॉपर बर्न सिम्टम किस में आता है बेटा, तो अगर मैंने बोला बीपीएच और बोला कि किसका सिम्टम है, तो आप लिख दोगे बीपीएच का सिम्टम है जो हॉपर बर्न है। लेकिन अगर मैंने लेट सपोज कुछ सिम्टम को तोड़ मरोड़ के बनाया, जैसे कि एक इंसेक्ट है जो फील्ड में क्या कर रहा है, सैप को सक कर रहा है, सैप को सक करने के बाद पूरी फील्ड में हमें बर्नट जैसे सिम्टम, ब्लाइट जैसे सिम्टम दिख रहे हैं, और जो फील्ड है वहां पे पैचेस में ग्रोथ दिख रही है। कुछ इस तरह से मैंने सिम्टम बना दिया और लास्ट में पूछा बताओ किसका सिम्टम है। तो सिम्टम भी ना 2 टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट सिम्टम होता है, एक डिस्क्रिप्टिव सिम्टम होता है। कि एक में क्या होगा, डायरेक्ट आपको लाइन दी गई होगी और पूछा होगा जो सिम्टम किसका है, कैसा है, और एक में क्या दिया होता है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन दिया होता है और पूछा जाता है कि सिम्टम किसका है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो सिम्टम्स भी होंगे वो भी 2 तरीके से पूछे जाते हैं। अब इस सिम्टम में भी 2 चीजें पूछी जाती हैं। अब मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके बता दिए। इस सिम्टम में भी 2 चीजें पूछी जाती हैं। क्या पूछा जाता है कि ये जो सिम्टम आ रहे हैं, जिस भी पेस्ट के आ रहे हैं उसका कॉमन नेम क्या है। दूसरा,
ये सिम्टम जिस भी पेस्ट के आ रहे हैं उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो दो तरीके से पूछ सकता है कि ये सिम्टम कौन से पेस्ट के हैं, चाहे उसने उसका क्या किया, कॉमन नेम दे दिया, और अगर आपको और भी थोड़ा सा उसको बनाना होगा कॉम्प्लिकेटेड तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम दे देगा, पर सिम्टम तो वही रहेंगे जो हम पढ़ेंगे। ओके, चलिए ये हमें क्लियर हो गया। अब दूसरी बात करते हैं। सिम्टम के बाद में, जस्ट अ मिनट, सिम्टम के बाद में पूछा जाता है मैनेजमेंट, कि किसी क्रॉप को कैसे मैनेज करेंगे, किसी क्रॉप के पेस्ट को कैसे मैनेज करेंगे। अब मैनेजमेंट में भी क्या होता है ना, कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं, जैसे एक बच्चा भी बोल रहा था कि मैम पढ़े तो हैं पर पता नहीं है क्योंकि रट्टा मारते हैं। तो मैनेजमेंट में क्या है ना, बहुत सारी मैनेजमेंट्स होती हैं, आपको ना एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट को चूज करना पड़ता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं एग्जाम में सब कुछ ही पूछ लिया जाएगा, इस चीज को क्लियर करो कि जब भी हम पेस्ट पढ़ते हैं ना, पेस्ट में से आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एक एग्जाम में, उन क्वेश्चन में से जरूरी नहीं है कि सबकी मैनेजमेंट पूछी जाए। ये चीज अपने दिमाग में लेके चलो। कई बार क्या होता है, किसी पर्टिकुलर क्रॉप की सिम्टम इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी पर्टिकुलर क्रॉप की मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है, किसी पर्टिकुलर क्रॉप की डैमेजिंग स्टेज इंपॉर्टेंट होती है। पढ़ना हमें सब कुछ पड़ता है, लेकिन हमें थोड़ा सा दिमाग ऐसे भी लगाना पड़ता है कि देखो अगर ये वाला मेरे पास क्वेश्चन है तो इसमें या तो सिम्टम पूछेगा, जैसे बीपीएच है, ब्राउन प्लांट हॉपर है, उसमें वो क्या पूछता है, या तो सिम्टम पूछता है या तो फिर वो पूछता है डिजीज कौन से ट्रांसमिट करता है। और एट मैक्स अगर पूछना ही होगा तो पूछ लेते हैं कि इसकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस क्या है, उसमें एक दो ही मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें ना आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मैनेजमेंट में भी हमने कौन से पॉइंट्स को याद रखना है। देने को तो देखो कंटेंट तो आपको सारा मिलेगा क्योंकि आपने बाकी भी पढ़ना होगा, डिटेल में भी पढ़ना होगा, लेकिन हम यहाँ पे चूज कर लेंगे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हमने नहीं भूलना है। ठीक है, तो पेस्ट पढ़ने का ये तरीका होता है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा उतना क्लियरली, लेकिन जब हम पेस्ट पढ़ेंगे, एक पेस्ट पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, दो पढ़ेंगे थोड़ा सा और आइडिया लगेगा, तीन पढ़ेंगे और आइडिया लगेगा। जिस दिन हम 5 क्रॉप्स पूरी कर लेंगे ना, उस दिन देखना आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि नहीं पेस्ट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, मुझे बस थोड़ी सी एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, ये इजी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही चलता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने, सब समझ आएगा आपको। चलिए, तो हमने अब बात कर ली कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैनेजमेंट का है। उसके अलावा कुछ पेस्ट में पूछा जाता है ईटीएल, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, किस लेवल पे हम क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, कब एक्शन लेंगे। तो एक ये क्वेश्चन भी बनता है कुछ पेस्ट से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमने सारा डिस्कस कर लिया कि क्या क्या बनता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एडिशनल होते हैं। एडिशनल में क्या होता है, जैसे कि किसी पेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस है, या किसी पेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंट्रोल है। जैसे हमने पढ़ी थी ना एक लिस्ट पूरी बायोलॉजिकल कंट्रोल की, कल्चरल प्रैक्टिसेस की। तो किसी पेस्ट की, जिन जिन पेस्ट की हमने वहां पे पढ़ी है ना, वो सारी आप यहाँ पे टेबल में लिख लेना। जैसे जैसे जो पेस्ट आएगा, जिसका जो फैक्ट पढ़ा होगा, वो यहाँ पे इंसर्ट कर देना। तो जैसे किसी की इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस है, या फिर किसी का कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। या फिर कई बार क्या होता है, कोई जो इंसेक्ट होता है वो किसी डिजीज का वेक्टर होता है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि जो एडिशनल पॉइंट्स हैं, कोई एडिशनल सिम्टम्स है या कोई एडिशनल पॉइंट है, वो सारे यहाँ से बनता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इस सेक्शन से बनते हैं। अब उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, जैसे हमने डिसीजेस में टेबल्स बनाए थे ना, वैसे यहाँ पे टेबल बनेंगे, लेकिन यहाँ पे जो टेबल्स का तरीका होगा ना, वो हम थोड़ा सा अलग रखेंगे। कैसे? सेम यहाँ पे लिखेंगे क्रॉप, क्रॉप का नाम लिख देंगे कि क्रॉप का नाम क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम राइस की बात कर रहे हैं। तो अब मैंने इस बार क्या सोचा है कि डिजीज के टाइम पे तो मैंने हर एक की लिस्ट आपको प्रोवाइड की थी, इस क्रॉप में ये पेस्ट आता है, इस क्रॉप में ये डिजीज आती है ना। अब यहाँ पे हम कैसे थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे राइस के क्रॉप पेस्ट हैं, तो यहाँ पे जो भी पेस्ट आ रहा है राइस का, वो आप सारे लिख लोगे। और क्या करोगे, जब आप यहाँ पे एक कॉलम ऐसे बनाओगे, ठीक है,
अब मैंने थोड़ा सा चेंज करने का सोचा है इस टेबल को, आपके लिए चीजें इजी हो जाए। अब यहाँ पे आप लिखोगे कि मैं राइस के पेस्ट को पढ़ रही हूँ, और जितने भी पेस्ट हम पढ़ते जाएंगे ना राइस में, पॉइंट वाइज आप यहाँ पे पूरी लिस्ट बना लोगे इसी पेज पे, फर्स्ट पेज पे। जैसे यहाँ पे लिख दिया येलो स्टेम बोरर, है ना, यहाँ पे लिख दिया ब्राउन प्लांट हॉपर, यहाँ पे लिख दिया ग्रीन लीफ हॉपर, यहाँ पे लिख दिया लीफ फोल्डर, बिना गैप के, इस तरह से। ठीक है, अब इससे क्या होगा ना, जो जो पेस्ट मुझे पढ़ने होंगे उसकी क्लैरिटी मुझे यही मिल जाएगी कि मुझे कौन कौन से पेस्ट पढ़ने हैं, राइट। तो एक हमारा ऐसा हमने चीज बना दी जहां पे हमने एक पूरी एनालिस्ट कर दी पेस्ट को कि कौन कौन से पेस्ट आ रहे हैं। दूसरे में हम लोग क्या करने वाले हैं कि पेस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है। अब साइंटिफिक नेम हम कैसे लिखेंगे, या तो यहाँ कॉमन नेम लिख लो, कॉमन नेम क्या है, और यहाँ पे लिख लो कि साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ना नाम लिखने की, इसको चाहे कम छोड़ना। अब तीसरे में हम सिंपली लिख देंगे कि सिम्टम्स क्या हैं, और लास्ट में हम लिखेंगे मैनेजमेंट, या फिर जो भी हमारे पास में एडिशनल पॉइंट्स हैं। अब अगर हम किसी पेस्ट की डैमेजिंग स्टेज की बात कर रहे हैं, या फैमिली की बात कर रहे हैं, या कुछ भी रिलेटेड टू दैट पेस्ट लिख रहे हैं, वो हम यहाँ लिख देंगे कि फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, या डैमेजिंग स्टेज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वहां सिम्टम, वहां मैनेजमेंट, सिंपल सा बनाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ नहीं लिखना है, तो आप इन सब चीजों को यहाँ शिफ्ट कर देना, पर बस आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन से पेस्ट में आप कौन सी फैमिली पढ़ रहे हो, कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हो। यहाँ तक समझ में आया। सिंपल टेबल बनाएंगे इस बार ताकि चीजें इजी हो, और पेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है पढ़ने को, बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक क्रॉप में 4-5 पेस्ट होंगे, एक में 3-4 होंगे, मेजर पेस्ट करेंगे कवर सारे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले तो इस तरह से आपको टेबल्स बनाने हैं। ये चीज आपको सबको समझ में आई कि किस तरह से टेबल्स बनाने हैं, क्या करना है। अब इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ, जब एक बार हमारी टेबल बन जाएंगे तो अब हमारा पढ़ने का पैटर्न कैसा रहेगा। क्योंकि हम पहली क्रॉप पढ़ रहे हैं, और राइस की क्रॉप पढ़ रहे हैं, और राइस के पेस्ट पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पहले डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि क्या बोल रहे हैं, हम ऐसे बनाते हैं तो कॉपी छोटा पड़ जाता है। तो मैंने आपको बोला तो है कि लैंडस्केप में बनाना है, इस तरह से बनाना है टेबल, है ना, ऐसे सीधी कॉपी में नहीं बनाना है, कॉपी को मोड़ दो, इस तरह से बनाना है। ठीक है, चलिए। अब हम कैसे पढ़ने वाले हैं पहले सुन लो अच्छे से, ताकि आपको अगली क्लासेस के लिए सारी चीजें क्लियर हों, और अगली क्लास में मुझे अलग से टाइम ना निकालना पड़े आपको बताने का लिए, है ना। तो एक ही बार में सबको सुन लो ताकि अगली क्लासेस में हमें कोई दिक्कत ना हो, ताकि आपको तरीका पता चल जाए कि मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ और आपको क्या चीजें करनी है। ठीक है, ओके, इसलिए अभी टाइम लगा रही हूँ ताकि बार बार हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब क्या करना है आपने, जब हम बात करते हैं पेस्ट लिखने की, तो पहली क्रॉप पढ़ रहे हैं, पहले पेस्ट पढ़ रहे हैं, पहले तो हमें ये समझना है कि ये पेस्ट होते क्या हैं, और क्या क्या इनके डैमेजिंग पॉइंट्स हैं, या कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे पता होने चाहिए। तो पहली बार पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डिटेल इन द सेंस की एक एक लाइन समझनी पड़ेगी। जैसे ही हम पिकअप करने लग जाएंगे चीजों को धीरे धीरे, जैसे एक पेस्ट क्रॉप पड़ी, 2 क्रॉप पड़ी, जैसे हमें वो चीजें ना समझ आने लग जाएंगी कि अच्छा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, ये चीज है, ये चीज है, वैसे हम क्या करेंगे, चीजों को थोड़ा सा शॉर्ट करना शुरू कर देंगे, मतलब बताने में शॉर्ट करना शुरू कर देंगे। देखो ये लिखा है, ये हमने पढ़ा था, ऐसे होता है। लेकिन शुरू में क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, तो हमें हर एक चीज को बहुत प्यार से हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा। अब जब आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग भी क्या करेंगे, जब घर जाके रिवाइज करेंगे, पहले आपको डिटेल में पढ़ना है हर एक पेस्ट के बारे में। अच्छा ये पेस्ट था, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ऐसा था, ऐसा था। फिर आपने क्या करना है, एक बार पूरी डिटेल पढ़ ली, चाहे आप एक एक पेस्ट करके पढ़ो, चाहे आप पूरी क्रॉप इकट्ठे पढ़ो, आपकी मर्जी है। उसके बाद में आपने क्या करना है, नोटबुक में टेबल्स बनाने हैं, और ये टेबल्स आपके ना एंड टाइम पे काम आएंगे। जब भी आपका एग्जाम होगा ना, उससे पहले रिवीजन में काम आएंगे। एग्जाम से पहले जब रिवीजन करोगे तो कुछ थ्योरी इतनी बड़ी नहीं पढ़नी है, तब सिर्फ टेबल्स पढ़ने हैं। लेकिन जब अब पढ़ोगे तो अब पूरी थ्योरी भी पढ़ो और टेबल भी पढ़ो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। ये चीज सबको समझ में आई कि मेरा क्या फोकस रह रहा है अप्लाइड पार्ट पे। चलिए, अब आप सबको ये चीज तो क्लियर हो गई कि हमने कैसे पढ़ना है और कैसे हमने पेस्ट को प्रोसीड करना है। अब हम 1 बाय 1 चीजों को पढ़ेंगे।
लास्ट में मैं आपको टेबल भी बताऊंगी कि कैसे आप टेबल्स को बना सकते हो। और फिर उसके बाद में आज आप जाएंगे और कल का आपको पता है ऑफ है, तो संडे है कल, तो आप क्या करेंगे, जाके जितनी भी आपने बेसिक्स पढ़े हैं और जो पहला राइस का पेस्ट पढ़े हैं, इन सब के नामों को आप याद करेंगे, सारी चीजों को पढ़ के आएंगे अगली क्लास के लिए। अब जितने भी ये नाम हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया है कि किसी पेस्ट को भी याद करने का तरीका क्या होता है, या किसी साइंटिफिक नेम को याद करने का तरीका क्या होता है। उससे फ्रेंड बनना पड़ेगा, फ्रेंड बनने के लिए उसका नाम जपना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, उनके नामों को पढ़ोगे और उसके नामों के बारे में क्या करोगे, देखोगे कि क्या क्या इस पेस्ट के नाम हैं और किस तरह से क्या चीजें हैं। ठीक है जी, इतना से सबको क्लियर हो गया कि पेस्ट की जब हम टेबल्स बनाते हैं कैसे बनाते हैं, पेस्ट में क्या चीजें पूछी जाती हैं, क्या चीजें पेस्ट में इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे पेस्ट के बारे में और शुरू करेंगे हम राइस के पेस्ट के साथ। अब आप सबको एक रूल तो पता है कि जब हम पहले कोई भी नया पेस्ट पढ़ेंगे या उसका साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे, हमें उसे 2 बार रिपीट करना है मिनिमम, और लिखना भी है, सो दैट हमारी प्रैक्टिस होती रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला येलो स्टेम बोरर और मैंने बोला ये स्कर्पोफेगा इंसर्टुलस से होता है, तो आप देखोगे येलो स्टेम बोरर, साइंटिफिक नेम देखोगे स्कर्पोफेगा इंसर्टुलस। येलो स्टेम बोरर क्या नाम है, स्कर्पोफेगा इंसर्टुलस। 2 बार रिपीट करोगे ताकि एटलीस्ट आप बोलोगे तो मुंह पे चाहे आपसे अच्छे से बोला भी ना जाए, बट एटलीस्ट बोलोगे तो कुछ तो समझ आएगा ना। पहले हो सकता है 1-2 बार दिक्कत हो नाम लेने में, या हो सकता है आपसे बोला ना जाए, बट कोई बात नहीं, तोड़ तोड़ के बोलो चीजों को। अगर एक बार में पूरा सेंटेंस या पूरा वर्ड नहीं बोला जा रहा है, उसको तोड़ तोड़ के बोलो, ब्रेक्स दे के बोलो। शुरू में दिक्कत हो गई, दिक्कत इन द सेंस कि शुरू में एफर्ट्स लगेंगे, लेकिन बाद के लिए वो चीजें बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो इसी नोट के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलिए, अब अपने टॉपिक को पढ़ने के लिए जैसा मैंने आपको बोला, हमें एक एक चीज को समझना है बहुत प्यार से, और ये जो अभी हम तरीका अपना रहे हैं बहुत प्यार से एक एक चीज समझने वाला, ये तरीका हम कुछ दिन तक अपनाएंगे सो दैट आपको चीजें क्लियर हो जाएं। उसके बाद में मैं आपको पेस्ट के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया करूंगी, इसमें ऐसा होता है, इसमें इस तरह से होता है, आप सीख जाओगे कि अच्छा मैम ने ये बताया, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पेस्ट का जो तरीका होगा वो बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा, या फिर बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं येलो स्टेम बोरर की। सबसे पहले देखो, जब भी हम येलो स्टेम बोरर की बात करते हैं तो येलो स्टेम बोरर, अब देखो नाम से पता चल रहा है क्या लिखा है, स्टेम बोरर। स्टेम बोरर का मतलब क्या होता है, जो कि स्टेम पोर्शन में होल्स बनाता है। अब स्टेम पोर्शन में होल्स कौन बनाता है, ये जो बोरर है ये क्या है, मॉथ है, लेपिडोप्टेरा को बिलोंग करता है, और ये कैसा है, मॉथ है। अब आप सबने पढ़े थे कि जो बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई के जो माउथ के पार्ट्स होते हैं वो सिफोनिंग टाइप के होते हैं। तो अगर बटरफ्लाई या मॉथ के भी सिफोनिंग टाइप के होते हैं, तो अगर बटरफ्लाई के माउथ पार्ट्स सिफोनिंग टाइप के हैं तो वो स्टेम में होल्स कैसे क्रिएट कर सकता है। यानी कि यहाँ पे जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो क्या होती है, कैटरपिलर। इज दैट क्लियर, यहां तक समझ आया। लेपिडोप्टेरा है, लेपिडोप्टेरा में यंग वंस डैमेज कॉज करते हैं। कहीं भी जाओगे, चाहे लेपिडोप्टेरा हो, चाहे आपका बटरफ्लाई हो, चाहे मॉथ हो, उसमें जो डैमेज कॉज करते हैं वो यंग वंस डैमेज कॉज करते हैं। क्योंकि एक बार जब ये प्यूपल स्टेज से निकल जाते हैं ना, तो मॉथ का या अडल्ट का जो लाइफ साइकिल है ना, अडल्ट का जो टाइम पीरियड है वो 1 से 2 हफ्ते का होता है। 1 से 2 हफ्ते में उसका जो मेन फोकस रहता है ना, वो एग लेइंग पे रहता है। उसके अलावा तो डैमेज कॉज नहीं कर पाएगा जब वो अडल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो उसका मेन क्या फोकस रहता है, एग लेइंग का रहता है। इसीलिए जो डैमेजिंग स्टेज है, डैमेजिंग स्टेज का मतलब होता है जो एक्चुअल में हमारे क्रॉप को खा रही है, या जो एक्चुअल में हमारे क्रॉप को नुकसान कर रही है।
तो जो एक्चुअल में नुकसान करने वाले होते हैं ना, वो आपके कैटरपिलर होते हैं यहाँ पे। और कैटरपिलर यहाँ पे क्या करता है, होल्स को क्रिएट करता है। चलिए अब लार्वा क्या करता है, वेजिटेटिव स्टेज में एंटर कर जाता है स्टेम पे। ठीक है, स्टेम में एंटर कर गया। अब ये क्या करेगा, जो ग्रोइंग शूट होती है, जो सेंट्रल शूट होती है, सेंट्रल शूट पे अटैक करता है और सेंट्रल शूट को बिल्कुल ड्राई कर देता है। जैसे मान लो इस तरह से है, तो ये क्या करेगा, यहां पे सेंट्रल शूट को ड्राई कर देगा। अब जब ना सेंट्रल शूट ड्राई हो जाती है या डेड हो जाती है, इसी सिम्टम को बोला जाता है डेड हार्ट सिम्टम। ठीक है, राइट। यानी कि जब लार्वा स्टेम के अंदर जाएगा, शूट के अंदर जाएगा और सेंट्रल शूट को ड्राई करेगा, बीच वाली शूट को, तो इस सिम्टम को डेड हार्ट सिम्टम बोलेंगे। अब आपको एक बहुत ही बेसिक सी चीज बताती हूँ, जो डेड हार्ट होता है वो जनरली बोरर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, डेड हार्ट कौन बनाते हैं, बोरर्स बनाते हैं। और कुछ केसेस में कुछ फ्लाइज भी बनाती हैं, उनके मैगेट बनाते हैं। ये पॉइंट याद रखना, डेड हार्ट मेजरली मेनली बोरर बनाता है, लेकिन कुछ अदर इंसेक्ट भी हैं, जैसे कि फ्लाई के मैगेट हैं, हम आगे पढ़ेंगे, वो भी क्या करते हैं, डेड हार्ट बनाते हैं। एक पॉइंट हमें क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, येलो स्टेम बोरर के बारे में। अब जब हम येलो स्टेम बोरर की बात कर रहे हैं, एक हमने बोल दिया डेड हार्ट सिम्टम। अब क्या होगा, जब डेड हार्ट सिम्टम आ जाता है, ये आता है वेजिटेटिव स्टेज में। वेजिटेटिव स्टेज में जो सिम्टम आता है उसको हम बोलते हैं डेड हार्ट सिम्टम। लेकिन जो सिम्टम हमारा अडल्ट स्टेज में या ग्रोन अप प्लांट में आएगा, वहां पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, शूट की सेंट्रल शूट ड्राई होती है। लेकिन जब ग्रोन अप प्लांट में एक सिम्टम आता है जिसको बोलते हैं व्हाइट ईयर सिम्टम, और व्हाइट ईयर सिम्टम में क्या होता है, हमें व्हाइट कलर के ग्रेन्स या शेफी ग्रेन्स, यानी कि ड्राइड ग्रेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम व्हाइट ईयर की बात करते हैं, व्हाइट ईयर में क्या होता है, हमें ड्राइड प्लांट्स देखने को मिलते हैं या शेफी ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। क्लियर, ये हमें सिम्टम समझ में आ गए। अगला वेजिटेटिव फेज में क्या होता है, जो सेंट्रल शूट है वो हमने बोल दिया कि वो ड्राई हो जा रही है। जो एयर बेरिंग स्टेज है उस पर भी हमने बता दिया क्या हो गया। अब देखो, जब दोनों ही ड्राई हो जा रही है या दोनों ही डेड हो जा रही है, जब आप उनको खींचोगे तो इजीली क्या होगा, पुल अप हो जाएगा, बाहर आ जाएगा इजीली जो प्लांट होगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि इन सिम्टम में से आपको कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, तो जो जो मैंने लिखे, क्या मौत है, डैमेजिंग स्टेज क्या है, और ये वाला पॉइंट, सिंपल यहां तक। ठीक है, अब टेबल में तो आप फिट कर ही लोगे ना इन चीजों को। यहां तक क्लियर है, बताइए, समझ आया यहां तक, बोलो जल्दी भाई। क्लियर है, टॉपिक भी पूरा करना है, जल्दी बोलिए बेटा, समझ में आया। बोलो बोलो, त्याग, ओम प्रकाश, श्रद्धा, पता चला बेटा क्या बताया मैंने, बोलो। शीतल, अंकुश, श्रद्धा, मयंक, सबको समझ में आया, क्लियर हुआ यहां तक, था ना, पॉइंट्स पता चले क्या लिखने हैं। ठीक है, ओके, यहां तक समझ आ गया ना। अब एक बार थ्योरी देखते हैं, थ्योरी में क्या बोलता है। In the vegetative stage, larva enters the stem and feeds on the growing shoot and causes drying of the central shoot, known as dead heart. In grown-up plants, whole ear becomes dried and yield chaffy grains are called white ear. In the vegetative stage, the central shoot dries off, turning yellow in color, dead heart, and in the ear-bearing stage, the ear head appears completely chaffy and white in color, white ear head. Both come out easily when pulled up and show indication of feeding injuries at base. ये हमें समझ में आ गया क्या होता है। अब एक और कॉन्सेप्ट आपके लिए,
कि जो हम बात करते हैं डेड हार्ट की, या डेड हार्ट छोड़ो, जब हम बात करते हैं स्टेम बोरर की, एक चीज याद में रखना कि जब हम स्टेम बोरर्स की बात करेंगे, स्टेम बोरर में सिर्फ लेपिडोप्टेरन से नहीं आते हैं, सिर्फ बटरफ्लाई एंड मॉथ के कैटरपिलर ही नहीं है जो क्या करते हैं, बोरर एक्ट करते हैं, बाकी आपके कुछ कोलियोप्टेरल इंसेक्ट्स भी हैं जो बोरर एक्ट करते हैं। तो इस भ्रम में मत रहना कि सिर्फ और सिर्फ लेपिडोप्टेरन ही इंसेक्ट क्या होते हैं, बोरर्स होते हैं। हमारे पास कुछ आगे हम कोलियोप्टेरन्स भी पढ़ेंगे जो क्या करेंगे, सेम तरीके से बोरिंग करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एक बार जो चीज पढ़ लिया उसको ये मत सोचना कि सिर्फ यही करता है, बहुत सारी ऐसी चीजें आगे आप धीरे धीरे पढ़ोगे जिससे आपको ऐसे ऐसे बेसिक्स क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी आगे का पता है, इसीलिए मैं आपको साथ साथ में चीजें बता रही हूँ कि देखो ऐसा भी होता है और इस तरह से भी होता है। अदरवाइज क्या होना था, अगर मैं आपको यही लाइन टू लाइन बताती रहती, एट द एंड क्या होना था, आपको खुद चीजों को एनालाइज करना पड़ना था। मेरे पास ऑलरेडी एनालिसिस है, एनालिसिस इन द सेंस मुझे ऑलरेडी पता है कि आगे क्या चीजें आने वाली है, इसलिए मैं पहले ही आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें या थोड़े थोड़े फ्रेगमेंट्स बता रही हूँ कि ऐसा होता है ऐसा होता है। तो इन की पॉइंट्स को या तो आप अपने पेपर में टॉप पे लिख सकते हैं कि आपको याद रह जाए, क्योंकि अभी तो सब याद रह रहा है, बाद में दिक्कत आती है, तो उसको साइड में कहीं पे लिख लिया करो ऐसे की पॉइंट्स को, किस तरह से भी होता है। ओके, सो यहाँ पे हम सब ने ये जो मेन पॉइंट है इनको क्या कर लिया, कवर कर लिया। चलो अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज येलो स्टेम बोरर का डैमेज। अब देखो, अब हमने सिम्टम समझ लिए, अब हमें जानना है कि ये सिम्टम कौन प्रोड्यूस करता है। तो ये सिम्टम कौन प्रोड्यूस करता है, स्कर्पोफेगा इनसर्टुलस। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनसे नहीं बोला जाएगा स्कर्पोफेगा इनसर्टुलस, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर देंगे, स्कर्पोफेगा। ठीक है, ऐसे तो बोल ही सकते हो स्कर्पोफेगा इनसर्टुलस, ऐसे ब्रेक करके तो बोल ही सकते हो ना, तो ऐसे बोलने की कोशिश करो, स्कर्पोफेगा इनसर्टुलस। अब जब आप इसको धीरे धीरे अपने उसमें लाओगे बोलने की प्रैक्टिस में, तो बहुत इजीली आप इसको बोल पाओगे। ठीक है, तो धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे। जैसे मैंने बताया, यहां मैं अगर पढ़ा रही हूं तो वहां बैठ के आपको ये नाम रिपीट करना है, और ऐसा मत करना कि मैम को क्या पता चलेगा, हम नहीं बोलेंगे, हम तो आराम से बैठे रहेंगे, आपका ही लॉस है, क्योंकि मैम आपको पूरा टाइम दे रहे हैं अपनी तरफ से, जितना बेस्ट हो सकता है मैं आपको दे रही हूँ कि कैसे आपको याद हो जाए चीजें। अगर आप अभी भी नहीं पढ़ोगे या अभी भी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसमें फिर बेटा आपका ही लॉस है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, है ना। मैं तो पूरा ट्राई कर रही हूँ कि आपको एक एक चीज क्लियर हो, और पूरा टाइम भी दे रही हूँ, उसी चक्कर में मैंने बेसिक्स में आपको इतना टाइम भी लगाया कि कोई बात नहीं, 2-4 क्लासेस एक्स्ट्रा जाएंगी बट एटलीस्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, पर उसका फायदा तभी है जब आप लोग भी पढ़ोगे। अब देखो, ये हमारे पास में सिम्टम्स दिखाए गए हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो सेंट्रल चूट है वो बिल्कुल ड्राई हो गई है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसकी स्टेजेस की, ये देख रहे हो, ये एग स्टेज है, ये आपकी अडल्ट स्टेज है, और ये आपकी लार्वल स्टेज है। क्योंकि आपको येलोइश जैसा कलर देखने को मिल रहा है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया है, येलो स्टेम बोरर रख दिया है। क्लियर, येलोइश कलर देखने को मिल रहा है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, येलो स्टेम बोरर। नाउ अब हमें यहां तक समझ में आ गया कि क्या क्या चीजें। अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट के ऊपर। अब देखो, मैनेजमेंट का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि ये जो आपका पेस्ट है ये कहाँ रहता है, कैसे रहता है, उस तरह से मैनेजमेंट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एगलिंग होती है ना, वो लीफ की टिप्स पे होती है। तो इस पेस्ट की मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लीफ टिप्स होती है उनको क्लिप कर देते हैं, काट देते हैं। तो क्लिपिंग ऑफ लीफ टिप्स इज प्रेफर्ड, या क्लिपिंग कर देते हैं लीफ टिप्स की फॉर द मैनेजमेंट ऑफ येलो स्टेम बोरर। ठीक है, जब वहां पे आपको अंडे दिखाई देंगे। ठीक है, ओके,
तो ये हम कब करते हैं, नर्सरी स्टेज पे तभी करेंगे अगर उसमें एग स्टेजेस होंगी। ऐसे नहीं सबकी ही टिप्स काट दी, जहां जहां आपको एग दिखाई देंगे वहां वहां आप क्या करोगे, क्लिपिंग कर दोगे। अगला रेजिस्टेंट वेराइटीज की बात करते हैं। रेजिस्टेंट वेराइटीज कौन कौन है, रत्ना, TKM6, IR20, IR40, IR56, ADT47, मधु, कंचन, स्वर्ण प्रभा, कार्तिका, दीप्ति, ये सारी की सारी क्या है हमारे पास में, रेजिस्टेंट वेराइटीज है। नाउ अब बात करते हैं ETL की। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था ना कि 5% एंड इसमें थोड़ा सा आगे अलग नंबर आएगा, ये ETL याद रखना येलो स्टेम बोरर का, उस टेबल में भी करेक्ट कर लेना कि 2 एग मासेस पर मीटर स्क्वायर, या फिर 10% डेड हार्ट एट वेजिटेटिव स्टेज, या फिर 2% वाइट ईयर एट फ्लावरिंग स्टेज। करेक्शन कर लेना वहां पे भी, है ना, ये वाला याद रखना है, मेरा मतलब ये है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताए पॉइंट्स ये याद रखना कि 2 एग मासेस पर मीटर स्क्वायर, या 10% डेड हार्ट एट वेजिटेटिव स्टेज, या 2% वाइट ईयर एट फ्लावरिंग स्टेज। राइट, यहां तक क्लियर हो गया। अब सिंपल भाषा में स्प्रे किसका करेंगे, क्विनोलोफॉस का हम स्प्रे यहां पे कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, एग पैरासिटोइड ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम, लिख लीजिए, एग पैरासिटोइड इज इंपॉर्टेंट, ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम। इसके अलावा यहां लिख दूं, सीडलिंग डिप ट्रीटमेंट विद 0.2% क्लोरपाइरीफॉस। ठीक है जी, हो गया एक पेस्ट पूरा, कर लिए सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्यूपेशन कहाँ होती है ये भी लिख लेना, कई बार प्यूपेशन भी पूछी जाती है, ये वाला पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई, प्यूपेशन भी पूछी जाती है कई बार, है ना, तो प्यूपेशन भी लिख लेना। चलिए लिख लिया पॉइंट सबने। अब आपको कुछ की पॉइंट्स बताती हूँ। ये जो मैनेजमेंट है ना, दिस वन, ये आपकी राइस में बोरर, गॉलमिज एंड लीफ हॉपर में भी आएगी, ठीक है। तो ये आपकी जो मैनेजमेंट है, ये बोरर भैया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैनेजमेंट है ये बोरर, गॉलमिज एंड लीफ हॉपर्स में भी आएगी, ओके। लिख लिया ये पॉइंट सबने। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो क्लिपिंग है आपकी, ये आपकी बोरर में तो आएगी ही यहाँ पे, साथ में राइस के एक और, अच्छा तो साफ ही नहीं, रुको एक मिनट रुको, साफ नहीं दिख रहा है। तो ये जो मैनेजमेंट है ये बोरर में तो आएगी ही आपके, साथ में राइस हिस्पा में भी आएगी, ये वाली मैनेजमेंट, ठीक है जी। लग गया पता, क्लियर हो गया, यहां तक सबको समझ में आए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यही मैं बोल रही थी कि इस तरह से हम पढ़ेंगे कि हमारी चीजें हमें आगे तक क्लियर हो, हम एक में रट्टे नहीं मारेंगे। कौन बोल रहा था थोड़ी देर पहले कि हम रट्टा मारना पड़ता है, अब रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। हर एक चीज को बहुत क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे, हर एक चीज का हर एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता, क्योंकि बेटा मैंने भी पढ़ा हुआ है पहले से, है ना, इसीलिए मुझे पता है। चलो अब आप पढ़ोगे आपको भी पता चल जाएगा, जब धीरे धीरे आप भी पढ़ोगे ना तो आपको भी ऐसे की पॉइंट्स पता लगने लग जाएंगे, ठीक है जी। यहां तक सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इज राइस हिस्पा।
अबराइस हिस्पा का जो नाम होता है वो क्या होता है? डिक्लाडिस्पा आर्मीजेरा। अब कैसे याद रखोगे? हिस्पा डिस्पा ऐसे याद रखोगे, हिस्पा डिस्पा, ठीक है, राइट। तो हिस्पा डिस्पा की आर्मी है, राइट, हिस्पा डिस्पा की आर्मी है, डिकल डिस्पा आर्मी जेरा। ओके, लिख लीजिए ये पॉइंट, लिख लो फटाफट से ये पॉइंट, नाम लिख लो और फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, लिख लिया। नाउ अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। अब हिस्पा है, ये बेसिकली क्या होता है? हमारा बिटल होता है। अब कई बार क्या होता है कि जो पेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और आइडेंटिफिकेशन से किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बिटल है, ये कुछ ब्राउनिश जैसे कलर की बिटल होती है और इसकी बॉडी पे कुछ स्पाइंस देखने को मिलते हैं, अभी फोटो दिखाऊंगी। और इसकी वजह से इसी बिटल को बोल दिया जाता है स्पाइनी बिटल। देख रहे हो? तो यहां पे क्या होता है, एक बार एक क्वेश्चन भी आया है, PYQ है कि कौन सी ऐसी बिटल है, किस पे आया PYQ? आइडेंटिफिकेशन पे। आइडेंटिफिकेशन पे क्वेश्चन क्या है कि कौन सी एक ऐसी बिटल है जिसकी बॉडी इज कवर्ड विद स्पाइंस। यहां पे देख रहे हो ये कांटे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहा है सबको, है ना? बिल्कुल बढ़िया फोटो दिख रहा है। तो ये जो कांटे जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, यही आपका क्या है? बेसिकली हिस्पा है, पेस्ट है, जिसका आइडेंटिफिकेशन क्या है कि स्पाइंस प्रेजेंट है ऑल ओवर द बॉडी। और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आया है। अब राइस हिस्पा की बात करते हैं तो मेजर पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो ग्रब होता है, ग्रब क्या करता है? ग्रब लीव्स के ऊपर माइनिंग करता है। माइनिंग समझते हो क्या होता है? माइनिंग का मतलब होता है सुरंगें बनाना। सुरंग कैसे बनाता है? आपने देखा होगा लीफ माइनर्स का भी थोड़ा बहुत, तो कि जैसे कि हमारे पास में जो अपर सरफेस होता है लीव्स का और एपिडर्मिस होता है, तो उसके बीच में वो क्या करता है? रहता है। जैसे जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, उससे नीचे रहता है और नीचे वाली लेयर के ऊपर रहता है, तो वो सुरंग जैसे बना देता है। जैसे ये है, ये लेयर है, यहाँ जैसे देखोगे आप बीच में रहेगा, यहाँ जैसे दिखेगा हमें, है ना, लेकिन उसके ऊपर भी लेयर होगी। तो बेसिकली जो इसके यंग वंस होते हैं वो टनलिंग करते हैं, टनल्स बनाते हैं, माइनिंग करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? जो टनलिंग वर्ड यूज किया है, टनलिंग को ही हम माइनिंग बोल देते हैं। तो इसके जो यंग वंस होते हैं वो क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं और बेसिकली क्या करते हैं? कुछ वाइट कलर के पैचेस बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिख रहे हैं? इस तरह से माइंस बनाते हैं। और जबकि ये जो बीटल्स हैं, ये आप देख सकते हो लीव्स के ऊपर क्या करती है? स्क्रैप करती हैं। तो बीटल्स बेसिकली क्या करते हैं? क्योंकि बीटल बड़ी है, तो बीटल बेसिकली क्या करेगी? स्क्रैप करेगी, सरफेस को खाएगी। लेकिन जो ग्रब्स होते हैं वो माइन करते हैं या टनलिंग करते हैं। तो डैमेजेस स्टेज क्या हुई? ग्रब्स भी हुए एंड अडल्ट भी हुए। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन फीचर, अगर पूरे प्रॉपर लैंग्वेज में पूछा जाए तो कैसा होगा? देखो, द अडल्ट बीटल इज समवट स्क्वायर शेप्ड, अबाउट 1/6 to 1/8 in length and with dark blue or blackish color with spines all over the body. अब देखो, इन्होंने पूरी लाइन दी है, हो सकता है हमें इतने डायमीटर्स,
इतनी चीजें याद ना रहें, हमें थोड़ी बहुत क्या चीजें लेकिन याद रखनी है कि ये स्क्वायर शेप्ड की बीटल है, डार्क कलर की बीटल है और स्पाइन पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है। अगर मुझे ये 3 की पॉइंट भी याद रह जाते हैं और एग्जाम में किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ के मुझसे ये पॉइंट पूछ लिए जाएं तो मैं इसको बहुत आराम से सॉल्व कर सकती हूँ क्वेश्चन को। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या चीजें पता होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामिनर मिस नहीं कर सकता, क्योंकि एग्जामिनर ने जब आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना है, उस स्पाइन तो कभी मिस कर ही नहीं सकते हैं आइडेंटिफिकेशन में ना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान, कि कैसे आप किसी को पहचानोगे। मुझे आपको पहचानना हो तो आपकी जो मॉर्फोलॉजी है या आपकी जो बेसिकली फीचर्स है उससे मैं आपको पहचानूंगी ना। जैसे अगर मैंने आपको बोला हो कि बताओ कि मैं आपको कैसे पहचानूं, तो आप मुझे बोल दोगे कि मैम हाँ मैं टॉल हूँ, या फिर मैम मैं क्या बेसिकली इस जगह पे हूँ, ऐसा है, कुछ भी बोल सकते हो। बीटल में क्या है, उसकी शक्ल देख के आपको बताना है कि बीटल में बेसिकली क्या कलर है, क्या कहीं पे कोई स्पॉट्स प्रेजेंट हैं, या कहीं स्पाइन प्रेजेंट है। मतलब कि आइडेंटिफिकेशन फीचर का मतलब होता है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जिससे आप उसको पहचान सको। तो ये तो कोई चेंज नहीं कर सकता ना, स्पाइन्स होंगी बॉडी में, उसको लिखना ही पड़ेगा कि स्पाइनी बिटल है। तो वो तो याद रख लो, मेन मेन पॉइंट याद रखो। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जिस पॉइंट को आप हमेशा ही रिकॉग्नाइज कर सको कि ये पॉइंट अगर दिया है, और वो पॉइंट ऐसा होना चाहिए जो हमेशा एग्जामिनर दे, ऐसा ना हो कि वो पॉइंट ही वैसा ना हो। जैसे आपने क्या याद कर लिया कि अडल्ट बिटल स्क्वायर शेप का है, बस इतना याद कर लिया, आगे कुछ नहीं देखा, तो कैसे सॉल्व करोगे? मेजर पॉइंट तो देखो ना कि क्या है। ये पॉइंट सबको समझ में आया मेरा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि मेजर पॉइंट देखो कि आपने पढ़ना क्या है उसमें, जिसको एग्जामिनर कभी मिस नहीं करेगा, पेपर में भी, इवन लैंग्वेज में भी। चलिए अगला, डैमेज। ग्रब माइन करता है लीफ ब्लेड में और फीड करता है ग्रीन टिश्यूज पे बिटवीन द वेन्स, यानी कि टनल बनाता है, ये हमने पढ़ लिया। adult also feed in the green tissue, they scrap green matter of the tender leaves। वो क्या करता है कि जो ग्रीन मैटर है टेंडर लीव्स का, उसको क्या करता है, वो स्क्रैप करता है, जो हमारे पास में अडल्ट है। चलिए अगला, जनरली द प्लांट्स आर अफेक्टेड इन द यंग स्टेज। की जो इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है जनरली वो कब होता है? यंग स्टेज पे इन्फेक्शन होता है। तो ये हमने सब कुछ क्लियर कर लिया अबाउट राइस हिस्पा की कैसे सिम्टम्स हैं, कैसे पेस्ट हमें देखने को मिलता है, और क्या इसके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स हैं। इनको एडिशनल पॉइंट्स में लिख सकते हो सबको, आइडेंटिफिकेशन फीचर्स को। नाउ हिस्पा की मैनेजमेंट के लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीज क्या है कि मैनुअल कलेक्शन एंड किलिंग ऑफ द बीटल्स। तो मैनुअल कलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि हाथ से देखेंगे स्टेजेस क्या क्या है और पकड़ के क्या करेंगे, उसको किल कर देंगे मैनुअली, मतलब कि हैंड पिकिंग करेंगे। जो भी स्टेज हमें विजिबल होती है या जिस भी स्टेज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं वो आपका मैनुअल कलेक्शन में आएगा। तो मैनुअल कलेक्शन में मतलब कि हैंड पिकिंग हम करेंगे, जो खुद से हम कर सकते हैं, मैकेनिकल मैनुअली कर सकते हैं, वो आपका किस में आ जाएगा? मैनुअल कलेक्शन में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो ये क्या बोलता है कि एग लेइंग के लिए हम क्या करेंगे, जो शूट टिप्स होती है उनको कट कर सकते हैं, या फिर लीफ टिप्स की क्लिपिंग मैंने आपको बताई ना, तो ये जो लीफ टिप्स हैं इनकी क्लिपिंग भी किस में आ जाएगी? डिकल डिस्पा आर्मीजेरा की या राइस हिस्पा की मैनेजमेंट में भी आपकी ये जो लीफ क्लिपिंग है ये भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, आएगा। अगला क्या है? क्लिपिंग एंड बरिंग ऑफ द शूट इन द मड कैन रिड्यूस ग्रब पॉपुलेशन बाय 75 to 92%। कि जो शूट्स को आपने काटा है ना, उसको अगर आपने कहीं ऐसे कंडीशंस में डाल दिया जो उसके सर्वाइवल के लिए सही नहीं है, तो डेफिनेटली जो पॉपुलेशन है ग्रब की वो कम होगी ही होगी। और आगे क्या है? स्प्रे करना है मिथाइल पैराथियोन के साथ। तो अब अगर आपको कोई बोले कि बताओ आपने इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया? तो आप बोलोगे कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया कि एक तो जो ग्रब होता है वो टनल्स बनाता है, जो अडल्ट होता है वो स्क्रैप करता है। तो अडल्ट जब स्क्रैप करता है ना तो व्हाइट कलर की स्ट्रीक्स देखने को मिलती हैं। ये याद रखना कि व्हाइटिश स्ट्रीक्स इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, व्हाइट कलर की स्ट्रीक्स। दो पेस्ट सबको समझ में आए? बताइए फटाफट से, दो पेस्ट सबको क्लियर है? सबको क्लियर है दो पेस्ट? बेटा क्लियर हो गया? चलिए
नाउ अगला है हमारा ईयर हेड बग। अगला है ईयर हेड बग। ईयर हेड बग जिसको हम बोलते हैं लेप्टोकोरियोसा एक्यूटा। क्या बोलते हैं? लेप्टोकोरियोसा एक्यूटा। अगेन क्या बोलते हैं? लेप्टोकोरियोसा एक्यूटा। किसका नाम है लेप्टोकोरियोसा एक्यूटा? ईयर हेड बग। नाउ इसी को हम क्या बोलते हैं? गंधी बग। इसी को हम क्या बोलते हैं? गंधी बग। अब ये जो लेप्टोकैरियोसा एक्यूटा है, ये बेसिकली जब फील्ड में अटैक करता है तो वहां से हमें, अब बग है, बग क्या करते हैं बेसिकली? बग जहां पे भी आएगा ना, एक तो सैप को सक करते हैं। इनका डैमेज का तरीका क्या होता है? सैप को सक करते हैं। दूसरा, ये क्या करते हैं? हनी ड्यू को सिक्रीट करते हैं। तो जहां भी बग आएगा वो सैप को सक करेगा, हनी ड्यू को सिक्रीट करेगा, और जब ये हनी ड्यू को सिक्रीट करेगा ना तो उस पर सूटी मोड का ग्रोथ आता है। जहां भी बग आएगा सेम ही काइंड के सिम्टम रहते हैं। यहाँ पे जब बग आ रहा है तो फील्ड में एक स्मेल आती है, गंदी स्मेल, जिसकी वजह से हमने इसका नाम क्या रख दिया है? गंधी बग, राइस गंधी बग। आपको कोई पूछे कि गंधी बग का नाम क्या है, तो लेप्टोकोरियोसा एक्यूटा। अब कोई पूछे कि ये अटैक कौन सी स्टेज में करता है फील्ड में, तो आपको पता होना चाहिए मिल्की स्टेज। जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना कि वेजिटेटिव स्टेज पे कौन अटैक कर रहा है, दूसरे ईयर हेड पे कौन अटैक कर रहा है। नाउ लेप्टोकोरियोसा एक्यूटा ये कब अटैक करता है? मिल्की स्टेज पे अटैक करता है। ठीक है जी। सकिंग द सैप फ्रॉम इंडिविजुअल ग्रेन्स। ठीक है। अब इसके केस में क्या होता है? जब ये फीड करता है तो हमें इसके केस में भी शेफी ग्रेन्स देखने को मिलते हैं विद ब्लैक स्पॉट। शेफी ग्रेन्स विद ब्लैक स्पॉट, ये भी इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके केस में हमें शेफी ग्रेन्स देखने को मिलते हैं विद ब्लैक स्पॉट। ठीक है। नाउ आगे इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इज ड्यू टू desapping, grains show brownish discolored patches on the husk. Individual grains become chaffy, ये मैंने आपको बताया, and erect panicles. Black spots on the grains at the site of feeding puncture, जहां पे फीड करेगा वहां पे ब्लैक स्पॉट्स होंगे और शेफी ग्रेन्स होंगे। ये तो मैंने आपको पहले लिखवा दी लाइन, शॉर्ट में एंड सिंपल में बताई ना अभी। बिल्कुल सिंपली क्या होगा, बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया कि कैसे ये चीज होगी। ठीक है। अगला क्या है कि इसके केस में हमें बगी ऑर्डर देखने को मिलता है। बगी ऑर्डर का मतलब है कि जो स्मेल की हम बात कर रहे हैं कि फील्ड में हमें कैसी स्मेल देखने को मिलती है। ठीक है, राइट। तो इसके केस में हमें जो बगी ऑर्डर है वो देखने को मिलता है फील्ड में। क्लियर हो गया यहां तक सबको? चलिए अब ईयर हेड बग में जो हमारा ईटीएल है उसको देख लेते हैं। तो ईयर हेड बग में जो हमारा ईटीएल है दैट इज, यहां पे आप देख सकते हैं 5 बग्स या फिर 100 ईयर हेड्स एट फ्लावरिंग। ठीक है, अगर 100 ईयर हेड्स पे 5 बग्स हैं ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज एंड 16 बग्स पर 100 ईयर हेड्स फ्रॉम मिल्की स्टेज टू मेच्योरिटी स्टेज। ये इसका सो सॉरी, ये इसका ईटीएल है। इसको आपने क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आया? क्लियर है यहां तक? नाउ अब सामने आप सिम्टम देख सकते हैं कि इसके सिम्टम कैसे कैसे हैं। तो सिम्टम में क्या है? फीडिंग इंजरीज एंड स्पॉट्स ऑन द ग्रेन्स, शेफी एंड इरेक्ट पैनिकल्स, इन्फेक्टेड लीव्स रोल इनवर्ड्स अलोंग द मार्जिन, और लास्ट में क्या है? टर्मिनल रोलिंग एंड ड्राइंग ऑफ द लीव्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिल रहे हैं? एक तो हमें फीडिंग इंजरीज देखने को मिल रही हैं
और स्पॉट्स, जैसा कि हमने बोला। शेफी एंड इरेक्ट पैनिकल्स देखने को मिल रहे हैं। जो आपके लीव्स हैं जो इन्फेक्टेड हैं वो अंदर की तरफ को रोल हो जाती हैं, और यहाँ पे रोलिंग एंड ड्राइंग ऑफ द लीव्स हमें देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब बिल्कुल फोटो से सारे सिम्टम हमें समझ में आ गए, सारा हमें पता चल गया कि किसके केस में क्या हो रहा है। ठीक है बेटा, ये किसने मैसेज किया है? वो बिटल का नेम स्पाइनी बिटल। मुझे आपका मैसेज या डाउट पूरा नहीं दिखा है, आप दोबारा से अपना डाउट ड्रॉप कर दो, ठीक है? मुझे पता नहीं चला है। चलिए आगे बात करते हैं। क्या आपने पूरी लाइन क्या लिखी है ना वो पता नहीं चल रही है, तो आप दोबारा से अपना ड्रॉप मुझे डाउट कर दो, मुझे क्लियर नहीं हुआ आपने क्या लिखा है। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया। सो यहां तक हमने क्लियर कर लिया ईयर हेड बग के बारे में, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी बात कर ली। अब नेक्स्ट पेस्ट हमारे पास में है ब्राउन प्लांट हॉपर। नेक्स्ट पेस्ट हमारे पास में है ब्राउन प्लांट हॉपर। ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसको हम शॉर्ट में बीपीएच बोल देते हैं, या फिर इसका जो साइंटिफिक नेम है सबको पता होना चाहिए, नीला पर्वता ल्यूजेंस। नीला पर्वत है ऐसे याद रखना, ल्यूजेंस, नीला पर्वता ल्यूजेंस। ठीक है, ब्राउन प्लांट हॉपर नीला पर्वता ल्यूजेंस। लिख लीजिए इस पॉइंट को। चलिए, तो नीला पर्वता ल्यूजेंस जब अटैक करता है तो आपको फील्ड में सर्कुलर पैचेस देखने को मिलते हैं, ड्राइंग ऑफ प्लांट्स देखने को मिलता है, और बर्न्ड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट में बता रही हूं। अब देखते हैं क्या लिखा है। अंडर द फेवरेबल कंडीशंस ऑफ हाई ह्यूमिडिटी, applications and no wind, the population increase and hopper burn is obtained in various localities. स्पाइनी बीटल बोला था, राइस हिस्पा का नाम जो है डिकल डिस्पा आर्मीजेरा है, और कॉमनली उसको स्पाइनी बीटल बोलते हैं, ये बोला था ओम प्रकाश। ठीक है, तो नीला पर्वता ल्यूजेंस जो है वो क्या है, बेसिकली हाई ह्यूमिड कंडीशंस में, या हाई नाइट्रोजन जब होगा, कोई विंड नहीं होगा, या मतलब कुछ फेवरेबल कंडीशंस होंगी, जिसमें क्या होता है हॉपर की जो पॉपुलेशन है एकदम से बढ़ जाती है। अब देखो, जो हॉपर्स होते हैं ना, या जो भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं जो कि आपके सकुलेंट या सॉफ्ट पोर्शंस पे सैप को फीड करते हैं, तो वहां पे जब भी आप हाई नाइट्रोजन डालोगे तो वहां पे उनका अटैक ज्यादा हो जाएगा। इस बात का रीजन क्या है? इस बात का रीजन ये है कि जब भी आप हाई नाइट्रोजन अटैक की बात करते हो, तो हाई नाइट्रोजन में अटैक की बात करते हो, तो ये जो नाइट्रोजन होता है ना, ये वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करता है। अगर ये वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करेगा तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा, अगर वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करेगा तो जो आपका बेसिकली वेजिटेटिव पोर्शन है वो बढ़ेगा, मतलब कि सॉफ्ट जो आपके नए नए पोर्शन है, टेंडर पोर्शन है, वो बढ़ेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, तो अल्टीमेटली पेस्ट को खाने को ज्यादा चीजें मिलेगी ना, तो पेस्ट अटैक आपका ज्यादा होता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो भी आपके ऐसे पेस्ट होते हैं जो कि आपकी नई ग्रोथ पे या टेंडर ग्रोथ पे फीड करते हैं, उसके केस में हमें ये जो नाइट्रोजन का लेवल होता है ना, ये सोच मतलब कम रखना होता है, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन का एप्लीकेशन नहीं करना होता है। ओके, चलिए अगला क्या बोलता है कि ट्रांसमिट्स द ग्रासी स्टंट वायरस डिसीज ऑफ राइस। ये हमने बोल दिया कि जो ग्रासी स्टंट डिजीज है उसको ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। अगला क्या है उसके बाद में कि देयर आर वेराइटीज रिलीज्ड बाय आरआरआई। अब आईआरआरआई ने कुछ वेराइटीज को रिलीज किया है जो ब्राउन हॉपर के लिए रेजिस्टेंट वेराइटीज है, जैसे IR26, IR64, IR36, IR56 एंड IR72। तो कुछ वेराइटीज हमारी ऐसी हैं जो कि ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए क्या है, रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ADT35 है, ADT37 है ना, अरुणा है, कनका है, कार्तिका है, ये सारी आपकी रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं। सो सबसे मेन मैनेजमेंट अगर मैं बोलूं ब्राउन प्लांट हॉपर की, जो आपने कभी भी नहीं भूलनी है, कभी भी नहीं, जो मैंने आपको बताई भी थी, ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग ऑफ द फील्ड, और दूसरा मैंने आपको बताया था एलिवेज। तो ब्राउन प्लांट हॉपर के केस में हमें क्लोजर स्पेसिंग को अवॉइड करना होता है।
ठीक है, एक और मैनेजमेंट इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, क्लोजर स्पेसिंग को हमने क्या करना है, अवॉइड करना होता है। ठीक है, बहुत क्लोज नहीं लगाना है प्लांट्स को, क्लोजर स्पेसिंग को हमने अवॉइड करना है। किसके केस में, ब्राउन प्लांट हॉपर के केस में। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है सबको। रेजिस्टेंट वैरायटी जो मैंने पीछे बताई वो देख लेना। इसके अलावा नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट या फिर नीम केक को हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब फोटोज देख लीजिए। सर्कुलर पैचेस इन द फील्ड, हॉपर बर्न सिम्टम्स, कंप्लीटली विदर्ड एंड डिसैप्ड प्लांट। तो यहाँ पे आपको क्लियरली सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। अब हमने यहां तक कुछ पेस्ट को पढ़ा, जस्ट अ मिनट। ये अब इन पेस्ट को अगर मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूं, हाँ रिकैप ही करवा रही हूँ, जो बोल रहे हैं ना अभी रिकैप ही करवा रही हूँ। अभी हमने 2-3 पेस्ट पढ़े, अगर इसके जैसे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने नोट कर लिए, अगर फिर भी मुझे स्पेसिफिकली पेस्ट के लिए कुछ शॉर्ट में बताना हो तो कैसे बताऊंगी। देखो, येलो स्टेम बोरर का नाम है स्कर्पोफेगा इंसर्टुलस, इसी को बोलते हैं ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस। फैमिली की बात करें, ऑर्डर की बात करें तो नाम है पायरैलिडे, क्रैम्बिडे फैमिली, और ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। मोनोफेगस पेस्ट है ये राइस का, इंपॉर्टेंट है, मोनोफेगस पेस्ट है राइस का। और मोनोफेगस का मतलब क्या होता है, देखो जो एक ही क्रॉप पे फीड करता है, सिर्फ राइस पे फीड करेगा। और ये क्या बनाता है, डेड हार्ट बनाता है एंड व्हाइट ईयर सिम्टम बनाता है। दूसरा हमने पढ़ा, एक पढ़ा गंधी बग या ईयर हेड बग। तो गंधी बग क्या पढ़ा, लेप्टोकोरियोसा एक्यूटा। हेमिप्टेरा को ये बिलोंग करता है, हेमिप्टेरा कर देना एक ही बात है, हेमिप्टेरा को ये बिलोंग करता है। कोरिडे इसकी फैमिली है और इसमें जो डैमेजिंग स्टेज है वो निम्फ्स एंड अडल्ट्स हैं। मेन पॉइंट क्या है कि शेफी ग्रेन मिलते हैं ब्लैक स्पॉट के साथ एंड बगी ओडर के साथ, राइट। फिर हमने पढ़ा ब्राउन प्लांट हॉपर जिसका नाम है नीला पर्वता ल्यूजेंस, और डेल्फासीडे इसकी फैमिली है, हेमिप्टेरा इसका ऑर्डर है, होमोप्टेरा भी लिखते हैं। और निम्फ एंड अडल्ट्स इसके डैमेजिंग स्टेज है, और हॉपर बर्न सिम्टम हमें देखने को मिलता है। और इसमें हम क्या करते हैं मैनेजमेंट में, ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ द फील्ड। एक हमने क्या पढ़ा, हिस्पा पढ़ा कि हिस्पा का नाम है डिक्ला डिस्पा आर्मीजेरा, और ये जो डिक्ला डिस्पा आर्मीजेरा है इसकी फैमिली है क्राइसोमेलिडे, ऑर्डर है कोलियोप्टेरा। ग्रब्स क्या करते हैं, लीफ माइनर एक्ट करते हैं, जबकि अडल्ट क्या करते हैं, पैरेलल व्हाइट स्ट्रीक्स बनाते हैं लीव्स पे। अब मुझे बताओ, देखो अब आपने ये देखा ना, रिकैप देखा और ये देखा, कहां गया, और जो पेजेस हमने अभी कवर किए ये वाले देखे। अब बताओ, देखो जब हमने इतनी थ्योरी पढ़ी, अभी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको चीजें समझ में आए, और उसका जब टेबल में पढ़ा तो टेबल से रिवीजन इजी हो गया ना, ज्यादा टाइम नहीं लगा टेबल से पढ़ने में क्योंकि हमने थ्योरी बहुत अच्छे से कवर कर ली थी। अब इन्हीं टेबल्स में, ये मैं आपको सैंपल टेबल्स दे रही हूँ कि इस तरह से टेबल बनाने, क्योंकि पहली बार बना रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा। इन्हीं टेबल्स में आपने चीजों को ऐड करना है, जैसे कुछ भी हम ऐड कर रहे हैं, कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट चीजें, वो आप इन्हीं टेबल में ऐड कर सकते हो छोटे छोटे पॉइंट्स में। तो अब जब आप नोट्स बनाते हो ना, इसी तरह से बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स में बनाया करो, ऐसा नहीं पूरी पूरी लाइन लिख दी है। अब पूरी लाइन लिखने का क्या फायदा है, अगर आपको समझ में चीज आ गई है, आप बार बार नोट से रिवाइज कर रहे हो, सिर्फ एक लास्ट में टेबल से आप रिवाइज कर रहे हो, तो नोट्स में तो पूरी लाइन आप पढ़ ही रहे हो ना, फिर फायदा क्या है नोट्स बनाने का। ठीक है, तो जो आप नोट्स बनाओगे ना, इसी तरह से नोट्स बनाने हैं। और बोले मैम ऐसे आराम से याद भी हो जाएगा, डेफिनेटली याद हो जाएगा, लेकिन आपको ये भी देखना है कि हमें बहुत सारी क्रॉप्स हैं कवर करने के लिए। तो क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लगा के चाहती हूँ कि आपको हर एक चीज आराम से समझ में आए। लेकिन जब आपको आदत पड़ जाएगी ना, तो मुझे भी तो थोड़ा सा सिलेबस कवर करना है, ऐसे पूरा महीना थोड़ा ना हम इसी को पढ़ते रहेंगे, इसीलिए हमें थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा कुछ टाइम में। अभी मैं स्लो स्लो करवा रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए कि हर पेस्ट को कैसे पढ़ना है, क्योंकि यहाँ आपको बीटल्स भी देखने को मिल रही हैं, लेपिडोप्टेरन्स भी देखने को मिल रहे हैं, हॉपर्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो आपको आइडिया लग रहा है कि हर एक टाइप का पेस्ट कैसे डैमेज कॉज करता है।
जब हम अलग अलग क्रॉप्स को पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, ये जो लीफ हॉपर था इसने ऐसे डैमेज की थी इस क्रॉप में, डैमेज तो यहाँ पे भी ऐसे कॉज कर रहे हैं, बस सिम्टम में हल्का सा डिफरेंस है ना। तो वैसे आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। फोटोज देख लीजिए, ये देखो, सर्कुलर ड्राई पैचेस इन द फील्ड, हॉपर बर्न सिम्टम एंड कंप्लीट विदर्ड एंड डिसैप्ड प्लांट। अब जब भी आप फोटोज देखते हो ना, देखो आपने पूरा सिम्टम पढ़ लिया और उसके बाद में मैंने फोटोज लगाई हैं, तो आपको यहाँ से क्या हेल्प मिलेगी कि जो भी मैंने फोटोज लगाई हैं वो मैंने मेजर सिम्टम्स की फोटोज लगाई हैं। तो अब जब आप एक बार पूरा पेस्ट का सिम्टम वगैरह पढ़ लेते हो ना, और उसके बाद में जब यहाँ पे इन फोटोज को देखोगे तो इन फोटोज को देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सिम्टम इसमें इंपॉर्टेंट है या क्या चीज मुझे याद रखनी है। तो एक फायदा आपको ये भी हो जाएगा कि मैक्सिमम जहां जहां मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट फोटोज हैं वहां वहां मैंने इंपॉर्टेंट फोटोज लगा दी हैं सिम्टम्स की, तो आपको यहाँ से ये फायदा मिल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है नोट से? ओके देन, अब बात करते हैं राइस केस वॉर्म की। तो राइस केस वॉर्म की अगर हम बात करते हैं, राइस केस वॉर्म में जो डैमेज होती है वो किस तरह से होती है। राइस केस वॉर्म में जो कैटरपिलर्स होते हैं ना, वो ट्यूबुलर केसेस बनाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कि ट्यूबुलर केसेस कौन बनाता है? राइस केस वॉर्म बनाता है। लिख लीजिए क्वेश्चन भी, ट्यूबुलर केसेस कौन बनाता है? राइस केस वॉर्म बनाता है। लिख लो। ठीक है, नाउ अब जब ये जो राइस केस वॉर्म है ये बेसिकली क्या करता है, जो लीव्स हैं लीव्स को क्या करता है? खाता है, तो स्केलेटनाइज कर देता है। स्केलेटनाइज समझते हो, ढांचा सा ही रह जाएगा और लीव्स को क्या करेगा? खा लेगा। अब प्यूपेशन कहाँ पे होती है? ये जो केसेस बनाता है उसमें प्यूपेशन होती है। और जो आपके कैटरपिलर होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? टिश्यू के ऊपर फीड कर रहे हैं, ग्रीन टिश्यू के ऊपर, जिसकी वजह से जो लीव्स होती हैं व्हाइट हो जाती हैं या फिर पेपरी हो जाती हैं। अब ये जो ट्यूबुलर केसेस होते हैं ये क्या करते हैं? जो एपिकल पोर्शन ऑफ द लीफ है ना उसको भी खाएंगे। पहचानोगे कैसे? आपको फ्लोटिंग ट्यूबुलर केसेस मिलेंगे वाटर के ऊपर, और ये इस तरह से खाता है ना लीव्स को, ऐसे लगता है जैसे कैंची से काट दिया है। ठीक है, तो इसका एक मेन सिम्टम क्या है कि जब ये लीव्स को खाता है ऐसे लगता है कि किसी ने लीव्स को कैंची से काट दिया है। ओके, ये इसका मेजर सिम्टम है। और दूसरा क्या है? ट्यूबुलर केसेस बनाना। प्यूपेशन भी कहां पे होती है? जो इसने ट्यूबुलर केसेस बनाए होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके केस में आपको फ्लोटिंग ट्यूबुलर केसेस देखने को मिलते हैं, और ये देख रहे हो पेपरी व्हाइट लीव्स, इसके डैमेज सिम्टम्स हैं कि पेपरी व्हाइट लीव्स हमें देखने को मिलती हैं। राइट, अब इसकी मैनेजमेंट के लिए ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ कि क्लियर फोटो दिखे। ये देख रहे हो, दिस वन, एक रस्सी से दिख रही है यहाँ पे जहां मैं मार्क कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? इसको बोलते हैं पासिंग द रोप। ये जो केसेस बनते हैं ना और ये जो इसके एग स्टेजेस बनते हैं, हमें चाहिए कि इनको हम गिरा दें, तो हम क्या करते हैं? जो एक रोप होती है, रस्सी होती है ना, उसको पास कर देते हैं ताकि जो भी लार्वल केसेस हैं वो नीचे गिर जाएं, डिसलॉज हो जाएं। और हम क्या करेंगे? जो पानी होगा ना, पानी को ड्रेन कर देंगे ताकि वो बेसिकली एलिमिनेट कर पाए हम इसको। क्योंकि लिख लिया, ये जो आपका राइस केस वॉर्म है इसकी लाइफ होती है सेमी एक्वाटिक, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? पानी को ड्रेन कर देते हैं। क्योंकि ट्यूबुलर केसेस हमें पानी में फ्लोट करते हुए दिखते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? पानी को यहाँ पे ड्रेन कर देते हैं, क्योंकि इसकी लाइफ कैसी होती है? सेमी एक्वाटिक होती है। तो अगर कोई पूछे कि बताओ राइस केस वॉर्म की डैमेज को हम कैसे मैनेज करते हैं, तो क्या बोलोगे? कि पुलिंग अ रोप या पासिंग अ रोप लिख लो, चाहे पुलिंग अ रोप और पासिंग अ रोप, एंड ड्रेनेज ऑफ वाटर, एंड ड्रेनेज ऑफ वाटर। लिख लीजिए पॉइंट, पासिंग अ रोप एंड ड्रेनेज ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास में है, नेक्स्ट इज राइस गॉल मिज। अब राइस गॉल मिज का क्या नाम है? ऑर्सियोलिया ओराइजे। राइस गॉल मिज का नाम क्या है? ऑर्सियोलिया ओराइजे। ठीक है,
ये जो गॉल मिज है, इसके केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है जिसको हम बोलते हैं सिल्वर शूट सिम्टम या अनियन लीफ सिम्टम। तो याद रखना कि जो सिल्वर शूट सिम्टम है या अनियन लीफ सिम्टम है वो किसके केस में आता है, ऑर्सियोलिया ओराइजे या राइस गॉल मिज के केस में आता है। ये जो डिजीज आती है ये नर्सरी से फ्लावरिंग स्टेज में आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, नर्सरी से फ्लावरिंग स्टेज में आती है और हमें ट्यूबुलर गॉल्स, कुछ गॉल्स देखने को मिलते हैं। कहाँ पे? टिलर्स के बेस पे, टिलर के बेस पे हमें कुछ गॉल्स देखने को मिलते हैं। अल्टीमेटली ये पैनिकल नहीं बना पाते, जो टिलर्स हैं वो पैनिकल नहीं बना पाएंगे और जो प्लांट्स हैं वो स्टंटेड रह जाएंगे और विदर्ड, विल्ट हो जाएंगे, छोटे रह जाएंगे और अल्टीमेटली विल्ट हो जाएंगे। ठीक है, राइट। यहां पे आप देख सकते हो अनियन और सिल्वरी शूट सिम्टम ये जो है, और यहाँ पे गॉल्स है। तो ये इसके मेजर सिम्टम है कि सिल्वरी शूट सिम्टम या अनियन लीफ सिम्टम इसका मेजर सिम्टम है। तो ये क्या है? गॉल मिज, ऑर्सियोलिया ओराइजे के सिम्टम्स। प्यूपेट कहां करता है? बेस ऑफ द गॉल पे, और मूव करता है टू द टिप ऑफ द गॉल। रेजिस्टेंट वेराइटीज क्या है? शक्ति, विक्रम, सुरेखा, पवित्रा एंड उमा। क्या करेंगे इसके लिए? अभी बताया था, डिपिंग किस में करेंगे? इसमें भी 0.2% क्लोरोपाइरीफॉस में कर सकते हैं, राइट, और स्प्रे कर सकते हैं क्लोरोपाइरीफॉस का। तो ये इसके कुछ क्या है? इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, इसको पढ़ लोगे मैनेजमेंट को, सिंपल ही है, पढ़ तो लिया हमने, वैसे सिंपल ही है मैनेजमेंट। स्टेजेस देख सकते हो, ठीक है, मैगेट एंड अडल्ट्स। नाउ व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर। व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर को व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो बेसिकली बैक है उस पे व्हाइट कलर की स्ट्रीक्स होती हैं, इसीलिए हम इसको व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर बोलते हैं। डैमेज ये भी कैसे कॉज करता है? टिलरिंग फेज पे ज्यादा डैमेज कॉज करता है। और ये जो व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर है ये भी क्या करता है? हॉपर बर्न के सिम्टम बनाता है। ये भी क्या करता है? हॉपर बर्न के सिम्टम बनाता है, जो हमारा व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर है। जो डैमेज होती है इसकी वो फीडिंग से होती है एंड ओवी पोजीशन से होती है। ये तो हमें पता है, ये फीड करेगा एंड एग लेइंग करेगा, तो उससे क्या होगा? डैमेज कॉज होगा। अब इसके केस में निम्फ एंड अडल्ट दोनों ही क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। इसके केस में निम्फ एंड अडल्ट दोनों ही डिजीज कॉज करते हैं। जो राइस है वो बेसिकली आपका पूरे ग्रेन्स नहीं बना पाता या फिर सीडलेस ग्लूम्स बनाता है, और इस कंडीशन को हम रेड डिजीज बोलते हैं। व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर में जब राइस पूरे ग्रेन्स नहीं बना पाता और सीडलेस ग्लूम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रेड डिजीज बोलते हैं, राइट। अब हॉपर है तो हॉपर भी क्या करेगा? सिक्रेशंस करेगा हनी ड्यू की, और उसके ऊपर आपको सूटी मोल्ड का ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका नाम तो, अच्छा इसका नाम नहीं बताया मैंने, सॉजिटेला फर्सीफेरा, सॉजिटेला फर्सीफेरा। यहाँ पे देख सकते हो ये व्हाइट बैग्ड प्लांट हॉपर है, सर्कुलर पैचेस हैं, हॉपर बर्न सिम्टम है। क्या बोला था? सैप को शक्कर है तो डीसैप्ड प्लांट है, निम्स और अडल्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो जितने भी सिम्टम्स हैं इस फोटो से बहुत प्यार से सारे आपको क्लियर हो गए। ठीक है, अब है हमारे पास में लीफ फोल्डर। लीफ फोल्डर की बात करें, नेफेलोक्रॉसिस मेडिनेलिस, नेफेलोक्रॉसिस मेडिनेलिस। लीफ फोल्डर का काम क्या है? लीव्स को फोल्ड कर देना। लीफ फोल्डर क्यों नाम रखा है? क्योंकि लीव्स को फोल्ड करता है, लेकिन कैसे फोल्ड करता है? लॉन्गिट्यूडिनली, लंबे दांव में। लॉन्गिट्यूडिनली क्या करता है? फोल्ड करता है। क्यों फोल्ड करता है? ताकि वो खुद अंदर रहे और छुप के खा सके। अंदर रहेगा फोल्डेड लीव्स के और छुप के वहां पे फीड करेगा। तो लार्वे क्या करते हैं? जो ग्रीन टिश्यू है उसको स्क्रैप करते हैं और टिश्यू को व्हाइट बना देंगे, ड्राई बना देंगे।
जब बहुत ज्यादा इन्फेस्टेशन होगी तो हमें व्हाइटिश सी अपीयरेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि अंदर खा रहे होंगे। तो लीव्स कैसी होंगी, हमें कैसी दिखाई देंगी, फोल्डेड या फिर रोल्ड दिखाई देंगी। और ये क्या करता है ना, कुछ सिल्कन से धागे से बनाता है और उनको फोल्ड कर देता है। वेब टुगेदर का मतलब है कि सिल्कन जैसे कुछ धागे जैसे निकले होते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ इंसेक्ट्स में भी, तो उनको क्या कर देता है, फोल्ड कर देता है जो लीव्स होती हैं। तो इसीलिए लीफ फोल्डर या लीफ रोलर बोल देते हैं। तो अगर आप उनको खोलोगे तो आपको दिख जाएगा उसके अंदर में क्या है, लार्वे है। यहाँ पे देख सकते हो लीव्स को लॉन्गिट्यूडिनली से फोल्ड कर दिया है, यहाँ पे वो फीड कर रहा है, और यहाँ पे व्हाइटिश अपीयरेंस दिख रही है, और यहाँ पे आपको लार्वा दिख रहा है। ठीक है जी, तो ये आपके मेजर क्या हैं, सिम्टम्स हैं। रेजिस्टेंट वेराइटीज कावेरी, आकाशी, TKM6 एक्सेट्रा, नीरजा, दीप्ति। ETL देख लो, 10% डैमेज वेजिटेटिव स्टेज पे, 5% डैमेज फ्लैग लीफ स्टेज पे, और एग पैरासिटोइड जो है वो है ट्राइकोग्रामा, जिसको हम यूज कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे ये सिम्टम्स हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। ठीक है, लीफ फोल्डर लार्वा देख सकते हो, ये अडल्ट देख सकते हो। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जितना भी हमने पढ़ा उनके सबके बारे में है, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट्स इन द सेंस कि जिनकी हमें जरूरत है, जिनके बारे में हमें पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना था, लेकिन कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे कि ग्रीन लीफ हॉपर है। ग्रीन लीफ हॉपर अब आप सबको पता होगा कि टुंगरो डिजीज को ट्रांसमिट करता है, क्योंकि हॉपर है, नाम है नेफोटेटिक्स वायरसेंस। क्योंकि हॉपर है तो किस में आएगा, हेमिप्टेरा में आएगा। क्या करेगा, जो सब हॉपर्स करते हैं सैप को सक करेगा। ठीक है, टुंगरो को ट्रांसमिट भी करता है ये। चलिए अगला हमारे पास में है राइस थ्रिप्स। थ्रिप्स के बारे में पढ़ लेना कि मार्जिनल रोलिंग करते हैं लीव्स की, निम्फा अडल्ट्स दोनों डैमेज कॉज करते हैं, लेसरेट करते हैं लीव्स को, पढ़ा था ना हमने, रास्पिंग टाइप के माउथ पार्ट्स एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं। अगला है गॉलमिज, गॉलमिज फ्लाई, जिसके केस में हमने सिल्वरी शूट सिम्टम पढ़ा, और इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी है फाल्गुना। केसवॉर्म, केसवॉर्म के बारे में हमने सारा पढ़ लिया, आप देख सकते हैं, और लीफ फोल्डर के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इसके अलावा हमारे पास ग्रास हॉपर है। तो ग्रास हॉपर क्या करता है ना, चबाता है। तो चबाता है तो ये क्या करता है, ईयर हेड्स को निबल कर देता है, निबलिंग कर देता है। IPM में क्या पढ़ा था कि इसके लिए क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं बर्ड्स को, तो वही पॉइंट यहाँ पे दिया है। व्हाइट बैक्ड प्लांट हॉपर अभी हमने डिस्कस किया कि जो हॉपर के सिम्टम्स होंगे ना, वही सेम सिम्टम हमें इसके केस में भी देखने को मिलेंगे। तो आप देखो जितनी चीजें हमने पढ़ी यहाँ पे, तो मेरे पास में तो क्योंकि ये जो टेबल था, अगर मैं इसको छोटा करती तो आपको दिखाई नहीं देना था, तो मेरे पास यहाँ पे 3 स्लाइड्स में ये सारी समरी जितना भी हमने पढ़ा वो है। लेकिन ये भी आपको तभी समझ में आएगा जब आपने जो पीछे पढ़ाना थ्योरी वो आपको समझ में आई होगी, क्योंकि अगर आपको वो थ्योरी समझ में आ गई तो ये टेबल भी समझ में आ जाएगा। अगर वो आपने नहीं पढ़ा, डायरेक्ट टेबल पे गए, तो फिर रट्टा ही मारना पड़ेगा। वहां पे देखो हमने हर एक तरह से पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, फोटोज देखे, मैनेजमेंट्स पढ़ी, एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़े, तो सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। एंड आई होप क्या, मुझे पता ही है कि आपको भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत आराम से हमने पूरी क्रॉप को बहुत अच्छे से पूरा टाइम दिया है। अब देखना, ऐसे जब हम आगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे ना, आपको चीजें क्लियर होती ही जाएंगी। और बस बात है इसमें चीजों को लर्न करने की, लर्न मतलब कि पेस्ट के नाम याद करने की, या फिर थोड़े से सिम्टम समझने की, सब कुछ लर्न हो जाएगा, लेकिन आपको बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। चलिए अब मैं बता देती हूँ कि हमने समरी में क्या क्या कवर किया है। हमने कवर किया है राइस के पेस्ट, है ना, सारे, और होमवर्क आपका क्या है, बेसिक्स जो पढ़े आज तक पढ़ डालो, और साथ में पेस्ट ऑफ राइस पूरा आपको बहुत अच्छे से सब कुछ आना चाहिए। मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। और एक चीज मुझे यहाँ ऐड करनी थी हेयर, ठीक है, यहाँ पे कि कई बार पेस्ट की आइडेंटिफिकेशन भी पूछी जाती है। ठीक है, पेस्ट की आइडेंटिफिकेशन भी पूछी जाती है, राइट। अच्छा, ये हमने लिख दिया, डैमेजिंग स्टेज भी बता दी है, ओके, कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाए ये भी बता दिया है, साइंटिफिक नेम भी बता दिया है। हाँ, अगर पेस्ट का, जस्ट अ मिनट यहाँ लिख देती हूँ, अगर पेस्ट का कोई कॉमन नेम है तो वो भी हमें पता होना चाहिए। कोई केमिकल बन रहा है किसी पेस्ट में,
या कोई पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है वो भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो फैक्ट के सेक्शन से बनते हैं। ठीक है जी, बताइए यहां तक समझ में आया सबको? क्लियर है सबको? ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, इसके अलावा ना राइस में एक स्वार्मिंग कैटरपिलर भी आता है, और उस स्वार्मिंग कैटरपिलर में ऐसा होता है कि वो इस तरह से डैमेज कॉज करता है कि ऐसे लगता है कि किसी एनिमल वगैरह ने वहां पे मतलब चरा हुआ हो, चरा समझते हो कि खाया हुआ हो वहां पे, है ना, वैसे सिम्टम प्रोड्यूस करता है, सब कुछ खा जाता है। क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अब कल सब लोग पढ़ के आना, कल मतलब कि कल संडे है, परसों के लिए ये नो वाले कौन, अच्छा डाउट के लिए बोल रहे होंगे नो, कल सब कुछ पढ़ना, कल आराम से सब कुछ रिवाइज करना, स्पेशली पेस्ट का पोर्शन। ऐसा मत सोचना, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देती हूँ थोड़ी सी। इस पॉइंट पे ये मत सोचना कि मैं सिर्फ बेसिक ही पढ़ लेता हूँ आज इस संडे और पेस्ट में अगली बार पढ़ लूंगा, नहीं, पेस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। बेसिक चाहे बाद में पढ़ लेना, क्योंकि बेसिक आपने सारी क्लासेस लगा ली हैं, लेकिन पेस्ट जरूर जरूर पढ़ना है। ठीक है, हाँ जी, ग्रास हॉपर बताया तो शीतल, अभी तो डिस्कस किया हमने ग्रास हॉपर के बारे में कि निबलिंग करते हैं, बताया तो खा जाते हैं। हायरोग्लाइफस बेनियन लिखा तो था नाम यहाँ पे, देखो तो, नहीं पढ़ा बेटा आपने? ये देखो ये जो लिखा है, ठीक है। सो सॉरी। चलिए, अब आप सबको क्लियर हो गया ना कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है? चलिए ठीक है, अब जाओ, और इस टाइम पे मैं आपको बोल रही हूँ पेस्ट रोज का रोज, आज पेस्ट पढ़ा देना, आज ही पढ़ लेना जाके, और रोज ऐसा ही करना, मुझे रोज बोलने की जरूरत ना पड़े आपको कि पढ़ लो। ठीक है, आज पढ़ा दिया है, आज जाके पढ़ना, टाइम निकालो, कैसे भी निकालो लेकिन टाइम निकालो इसके लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अब मैं ना आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन मंडे को पूछूंगी। मंडे को बहुत अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि अभी तो ताजा ताजा है, अभी तो आपको चीजें वैसे थोड़ी बहुत याद रहेंगी, अच्छे से पढ़ के आना, मैं मंडे को आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हैं, सब कुछ समझ में आया है। अच्छे से अपने संडे को एंजॉय भी करना, थोड़ा सा घूमना होगा थोड़ी देर के लिए तो थोड़ा सा घूम भी लेना, लेकिन पढ़ाई जरूर करना, पढ़ाई करके घूमना है, ऐसे नहीं घूमते रहे, है ना, वेस्ट नहीं करना है, अपने दिन को यूटिलाइज करना है। ठीक है, और अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ी सी वॉक कर लेना 5-10 मिनट, लेकिन पढ़ाई अपनी बिल्कुल पूरी रखना, है ना, पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। घूम तो बाद में भी सकते हो, लेकिन अभी जो आपका एग्जाम है वो बहुत नियर है। ठीक है, पर फिर भी लगता ही आपको कि पूरा आपका हफ्ता हो गया है, थोड़ा सा चलो बाहर निकल लेते हैं, कुछ भी ऐसा, कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए पहले। हाँ जी, कुणाल बोल रहे मैम मेरा आज फर्स्ट क्लास है, बेटा ये हमारा ना पेस्ट का भी फर्स्ट क्लास है, जो शुरू से एंड तक बताया ना, ये आपको समझ में आ गया। आपने बेसिक्स सारे पढ़ लेने धीरे धीरे। ठीक है, बेसिक्स पढ़ोगे तो आपको ये वाली चीजें भी इजी हो जाएंगी। ओके, चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुणाल अगर आपको कोई भी डाउट होगा बेसिक से लेके या कुछ भी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे इस क्लास में पूछ लीजिए, चाहे आप डाउट पोर्टल पे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओम प्रकाश जी, क्या हो गया आपको? हाँ चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।